दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हीगल के विचार। तो हीगल के अनुसार राज्य का विकास कैसे हुआ, तो चलिए जानते हैं। हीगल एक आदर्शवादी विचारक था। उसने जर्मनी में आदर्शवादी सिद्धांत को शिखर तक पहुंचाया था। हीगल एक आदर्शवादी विचारक था। उसने जर्मनी में एक आदर्शवादी जो सिद्धांत है उसको शिखर तक पहुंचाया, मतलब आदर्शवादी सिद्धांत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने राज्य की सत्ता को सर्वोच्च माना। हीगल ने राज्य सत्ता को सर्वोच्च मानते थे। हीगल का मानना था कि व्यक्ति का जो उच्चतम विकास है वो राज्य में ही संभव होता है। तो हीगल राज्य को ही सर्वोच्च मानते हैं और हीगल कहते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास राज्य में ही संभव होगा। हीगल राज्य को वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता और विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति मानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्दों में मिस्टेक हो सकती है, तो इसे अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। हीगल राज्य को वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता और विश्वात्मा की अभिव्यक्ति मानते हैं। हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार राज्य के विकास को समझाया। तो हीगल ने ही अपनी जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर ही राज्य का विकास हुआ है। तो हीगल के अनुसार पहले परिवार बना, फिर उसके बाद नागरिक समाज और तीसरे नंबर पर राज्य बना। तो हीगल कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब लोगों से मिलकर परिवार बना, फिर समाज बना और इसके बाद राज्य बना। तो उन्होंने परिवार को बाद कहा और प्रतिवाद नागरिक समाज को, संवाद उन्होंने राज्य को कहा। तो परिवार को उन्होंने बाद, प्रतिवाद नागरिक समाज को और संवाद राज्य को। तो परिवार क्या होता है? हीगल के अनुसार सामाजिक विकास का ये पहला चरण है। तो परिवार हीगल के अनुसार सामाजिक विकास का पहला चरण है और परिवार में जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती है। परिवार में प्रेम, स्नेह और सेवा का भाव रहता है। परिवार में यह कमी जरूर रहती है कि वे अधिक संख्या होने के कारण वे दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नागरिक समाज को लेकर हीगल कहते हैं, हीगल ने नागरिक समाज शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि नागरिक समाज के स्थान पर उन्होंने अपनी बुक में बुर्जुआ समाज कहा। हीगल ने नागरिक समाज के स्थान पर बुर्जुआ समाज कहा है। इसका दायरा तो विस्तृत होता है, लेकिन इसमें स्वस्वार्थ की भावना रहती है। जहाँ एक और हीगल कहते हैं कि परिवार में आपसी प्रेम और दूसरे की भला करने के लिए सोचते हैं, जबकि नागरिक समाज में व्यक्ति स्वस्वार्थ की भावना रहती है। इसमें सिर्फ अपना ही कल्याण के बारे में सोचते हैं व्यक्ति। हीगल नागरिक समाज को जरूरत की व्यवस्था मानता है। तो हीगल नागरिक समाज को जरूरत की व्यवस्था मानता है। यहाँ सब एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं। पारस्परिक अंतर्निर्भरता होती है। टकराहट से रोकने के लिए राज्य का निर्माण होता है। हीगल कहते हैं कि जब समाज में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इस टकराहट को रोकने के लिए राज्य का निर्माण होता है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज स्वनिश्चय का दायरा व स्वहित की साधना है। तो हीगल कहते हैं जो नागरिक समाज में वह स्वहित की भावना होती है, सब अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। अब बात करते हैं राज्य की। तो हीगल कहते हैं पहले परिवार बना, इसके बाद समाज बना और इसके बाद बना राज्य। तो हीगल के अनुसार राज्य क्या है? राज्य का दायरा व्यापक होता है तथा इसमें परमार्थ की भावना होती है। हीगल कहते हैं जो राज्य है वो बहुत बड़ा होता है और इसमें परमार्थ की भावना होती है। राज्य एक पूर्ण सत्य है। हीगल ने राज्य को एक पूर्ण सत्य माना। विश्व आत्मा यानी विश्व आत्मा जो पूर्णतः तर्क और विवेक पर आधारित होता है। तो इन्होंने विश्व आत्मा यानी ईश्वर का स्वरूप माना है राज्य को। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। तो हीगल कहते हैं कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है और राज्य मानवीय चेतना का एक विराट रूप है। अब हम बात करते हैं हीगल के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा है। तो उन्होंने राज्य को एक दैवीय संस्था माना है। हीगल राज्य को एक दैवीय संस्था मानते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछे हीगल के राज्य के स्वरूप को समझाइए या फिर हीगल के राज्य की विशेषताओं को समझाइए, अगर क्वेश्चन हीगल के राज्य के संबंध में आता है तो उसमें ये सब आएगा। अभी हम बात कर चुके हैं हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक प्रतिवाद के द्वारा, पद्धति के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है। अब हम हीगल के राज्य की विशेषताएं या राज्य के स्वरूप को समझते हैं।
तो हीगल राज्य को एक दैवीय संस्था मानता है। हीगल राज्य को क्या मानता है? एक दैवीय संस्था। यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। राज्य आत्म तत्व का मूल रूप संस्था है। तो हीगल राज्य को एक दैवीय संस्था मानता है और यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। राज्य आत्म तत्व का मूल रूप संस्था है, यानी राज्य जो हमारी जो आत्मा का जो तत्व है, मूर्त रूप संस्था है। हीगल सामाजिक समझौता की आलोचना करते हैं, यानी कुछ लोग कुछ विचारक होते हैं जो कहते हैं कि सामाजिक समझौता के द्वारा ही राज्य का निर्माण हुआ, जिनमें होब्स, रूसो शामिल है। वो कहते हैं कि सामाजिक समझौता के द्वारा ही राज्य का निर्माण हुआ, जबकि हीगल इस बात का खंडन करते हैं कि सामाजिक समझौता से राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। वो सामाजिक समझौतावादियों की आलोचना करते हैं कि राज्य का निर्माण सामाजिक समझौता से नहीं हो सकता है। राज्य को मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली संस्था मानते हैं हीगल। यह पृथ्वी पर ईश्वर का एक यात्रा मानते हैं। हीगल राज्य को मनुष्य द्वारा बनाई संस्था मानते हैं और हीगल कहते हैं कि जो संस्था है, जो राज्य है, उसका परिवर्तन होता रहता है। हीगल सामाजिक समझौतावादियों की आलोचना करता है जो राज्य को मनुष्य द्वारा बनाई हुई कृत्रिम संस्था मानते हैं। हम सेकंड पॉइंट में डालेंगे राज्य का अपना व्यक्तित्व होता है। हीगल की विशेषता में सेकंड पॉइंट में क्या होगा? राज्य का स्वयं का अपना व्यक्तित्व होता है। हीगल मानते हैं कि राज्य का अपना स्वयं का व्यक्तित्व होता है। राज्य की भी स्वतंत्र इच्छा होती है। हीगल कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का अपना व्यक्तित्व होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का भी अपना स्वयं का व्यक्तित्व होता है। हीगल मानते हैं कि राज्य केवल व्यक्तियों की इच्छाओं का योग नहीं होता, यानी राज्य केवल व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति का कोई साधन मात्र नहीं है। हीगल कहते हैं कि उनका स्वयं का एक जीवन होता है। राज्य मनुष्य की विवेकशीलता की सर्वोच्च प्रतिभूति है, यानी राज्य मनुष्य की जो विवेकशीलता है उससे सर्वोच्च प्रतिभूति, यानी कि विवेकशीलता की सर्वोच्च प्रतिभूति है। मनुष्य के जीवन का अंत उसकी मृत्यु के साथ हो जाता है, लेकिन राज्य का अंत नहीं होता, वह जीवन के पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। तो हीगल कहते हैं कि जो राज्य का स्वयं का व्यक्तित्व होता है और वह मनुष्य की विवेकशीलता से सबसे ज़्यादा ऊपर है। मनुष्य के जीवन का अंत तो उसकी मृत्यु के साथ हो जाता है, लेकिन जो राज्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। जैसे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार भी राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। थर्ड पॉइंट में हम डालेंगे राज्य एक साध्य है। हीगल राज्य को एकमात्र साध्य मानता है। तो राज्य को हीगल क्या मानते हैं? साध्य, मतलब साध्य मीन्स होता है लक्ष्य। हीगल राज्य को एक लक्ष्य मानता है। राज्य से उच्च हीगल कहते हैं कि कोई भी उद्देश्य नहीं है, राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी इधर राज्य साध्य है यानी लक्ष्य है और व्यक्ति इधर साधन हो जाएंगे। व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, यानी राज्य द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको व्यक्ति को मान लेना चाहिए, चाहे वो निर्णय सही हो या गलत। तो हीगल राज्य को एक साध्य मानते हैं। राज्य से ऊंचा कुछ भी नहीं है और राज्य से ऊंचा कोई उद्देश्य भी नहीं है। राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में हम डालेंगे राज्य का सावयवी एकता। राज्य की सावयवी एकता, जिस प्रकार शरीर के अंगों का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, यानी शरीर के सभी अंगों का अपना अपना महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का तभी महत्व रहेगा जब वे अपने राज्य में रहेंगे। उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति का भी कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार शरीर के अंगों का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति का व्यक्तित्व का महत्व केवल इसलिए है क्योंकि वह राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। हीगल ने राज्य को शरीर रूपी शरीर माना है, जिसके विभिन्न अंग क्या होंगे? जिसके विभिन्न अंग व्यक्ति होंगे। व्यक्ति का सर्वोच्च अधिकार है कि वे राज्यों के आदेशों का पालन करें। पांचवा पॉइंट डालेंगे राज्य नैतिकता का निर्माता है, यानी राज्य क्या है? नैतिकता का निर्माता है। यानी हीगल के अनुसार राज्य नैतिक दृष्टिकोण से पूरा निरंकुश है। यानी बोलता है हीगल
राजनैतिकता से निरंकुश है, वह स्वयं नैतिकता कारण उसका संस्थापक है। हीगल कहते हैं कि राज्य नैतिकता का संस्थापक है। इस प्रकार नैतिकता के कोई भी नियम राज्य पर लागू नहीं होंगे, लेकिन राज्य द्वारा जो भी नैतिकता के नियम बनाए जाएंगे उसे जनता यानी उसे मनुष्य को मानना पड़ेगा। नैतिकता राज्य के कानूनों के पालन में निहित है, यानी एक व्यक्ति की नैतिकता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह राज्य के कानूनों का पालन करें। छठा पॉइंट हम डालेंगे, राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार होता है। तो राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार होता है। हीगल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य का विरोध करने में नहीं, बल्कि राज्य की आज्ञा का पालन करने में। हीगल कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इस बात पर है कि वह राज्य का विरोध न करके राज्य की जो भी आज्ञा है उसका पालन करें। राज्य व्यक्ति की आत्मा का ही व्यापक रूप होता है, तो इस प्रकार राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं हो सकता। राज्य व्यक्ति की आत्मा का एक रूप होता है, तो इस प्रकार राज्य और आत्मा का कोई विरोध नहीं हो सकता। राज्य के कारण व्यक्तियों संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठाते हैं। जो भी कानून बनाए जाते हैं वह स्वस्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए बनाए जाते हैं, जबकि मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। इसलिए हीगल कहते हैं कि मनुष्य को राज्य की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले हम हीगल के राज्य की विशेषताएं बात कर चुके हैं। अब हम हीगल की राज्यों की आलोचना के बारे में बात करते हैं। यद्यपि हीगल ने राज्य के संबंध में अपने कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन फिर भी उनके राज्य संबंधी विचारों की आलोचना हुई है। उसकी आलोचना प्रमुख आधार पर होती है। आलोचकों का जो मानना है वो राज्य की उत्पत्ति परिवार व नागरिक समाज के मध्य संघर्ष से होना उचित नहीं है। हीगल कहते हैं जब परिवार और नागरिक समाज में संघर्ष होता है तब राज्य का निर्माण होता है। इस संघर्ष को रोकने के लिए परिवार और नागरिक समाज में संघर्ष और तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं हो सकती। आलोचक मानते हैं कि परिवार और राज्य समाज में कोई भी संघर्ष की स्थिति नहीं हो सकती। क्रेमोनेज हीगल के इस सिद्धांत को गलत ठहराते हैं, यानी गलत बताते हैं। उनका कहना है कि परिवार और नागरिक समाज में कोई ऐसा संघर्ष नहीं होता जिसके निराकरण के लिए राज्य का आवश्यकता पड़े। सेकंड आलोचना की जाती है, हीगल संप्रभुता की धारणा अस्पष्ट है। उन्होंने हीगल ने जो राज्य संबंधी धारणा में संप्रभुता की धारणा को नहीं बताया। हीगल इस बात को स्पष्ट नहीं करते कि संप्रभु का क्या अधिकार होता है। क्या तथ्य यह कहता है कि राजा का कार्य नीति निर्धारण करना है, परंतु दूसरी तरफ ये कहते हैं कि राज्य किसी कानून पर केवल अपनी सहमति से प्रकट करता है। राज्य कोई भी कानून पर केवल अपनी सहमति से प्रकट करता है, कानून का निर्माण नहीं करता। अतः यह धारणा भी अस्पष्ट हो जाती है। हीगल की तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि हीगल कहते हैं कि राज्य का स्वयं का एक व्यक्तित्व होता है, जबकि मैकाइवल ने कहा है कि जिस तरह एक वृक्षों का समूह एक वृक्ष नहीं होता, ठीक उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह को व्यक्ति नहीं माना जा सकता। तो कई आलोचक हीगल की इस बात की आलोचना करते हैं कि वे राज्य को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व दे देते हैं। हीगल की छोटी आलोचना इस बात पर की जाती है, हीगल का जो राज्य का सिद्धांत है वो अराजकता को बढ़ावा देने वाला है। उसने राज्य को सभी नैतिक बंधनों से मुक्त रखा है। उसने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि का उल्लंघन करने का भी अधिकार देकर विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया है। तो हीगल कहते हैं कि राज्य नैतिकता से ऊपर है, राज्य पर कोई नैतिकता के नियम लागू नहीं होते हैं। इसलिए कई आलोचक उसकी इस बात की आलोचना करते हैं कि उसने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का उल्लंघन करने का भी अधिकार दे दिया, जो विश्व शांति के लिए एक खतरा बन जाता है। स्वतंत्रता को कानून के साथ मिलाना न्याय संगत नहीं है। कई आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता और कानून के साथ मिलाना न्याय संगत नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोधी है। यह केवल राष्ट्र राज्य की धारणा का ही पोषक है। हीगल ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर जो विचार दिए हैं वो उनकी पुस्तक साइंस ऑफ लॉजिक में मिलते हैं। तो हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर विचार साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक पर मिलते हैं। हीगल के अनुसार अंतिम सत्य बुद्धि व विवेक है, इसलिए इसके विकास की प्रक्रिया भी द्वंद्वात्मक के नाम से जाना जाता है। तो हीगल ने अंतिम सत्य को बुद्धि और विवेक को माना है और इसके विकास की प्रक्रिया को द्वंद्ववाद का नाम दिया है। हीगल ने इस शब्द को यूनानी भाषा में डायलेक्टिक, जो कि डायलोगे से निकला है, इसका अर्थ होता है डायलोगो का अर्थ होता है वाद विवाद या तर्क वितर्क करना। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग सुकरात ने किया था। हीगल ने त्रिमुखी प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए राजनीतिक क्षेत्र की बजाय जीवन के सभी क्षेत्रों में इस पद्धति को लागू कर दिया। इस प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं: थीसिस, एंटीथीसिस, संवाद, वाद, प्रतिवाद, संवाद। उनका कहना था कि प्रत्येक विचार घटना परस्पर 2 विरोधी नीति वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से उत्पन्न होती है। इन दोनों के सत्य तत्वों को
ग्रहण करके एक नया रूप जन्म लेता है जिसे संवाद कहा जाता है। एक विचार होता है, उसे उन्होंने वाद कहा। दूसरा विचार जो कि उसका विपरीत होता है, हीगल उसे प्रतिवाद कहते हैं। और जब इन दोनों विचार यानी एक विचार और दूसरे विचार यानी जो कि डिफरेंट बहुत उसका अलग विचार है, उन दोनों की भी संघर्ष होता है तो उससे मिलकर एक संवाद बनता है। यह वाद और प्रतिवाद दोनों से ही श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें दोनों के गुण निहित होते हैं, यानी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। कालांतर में ये फिर प्रक्रिया आगे चलती रहती है और यही प्रक्रिया बाद में क्या बन जाती है, वादी रूप धारण कर लेती है। हीगल कहते हैं कि जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया है वो निरंतर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। ऐसे सदैव विकास के उच्चतर स्तर को बढ़ाने वाली होती है। इस प्रकार हीगल ने दंडात्मक के यूनानी राजनीतिक सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप प्रदान कर दिया। हीगल के अनुसार यह प्रक्रिया जीवन के सभी क्षेत्रों में चलती रहती है। हर एक वस्तु में, हर एक क्षेत्रों में यह प्रक्रिया चलती रहती है। हीगल के अनुसार वाद किसी वस्तु का होना या अस्तित्व को स्पष्ट करता है, प्रतिवाद जो कि वह नहीं है उसको सिद्ध करता है। इस प्रकार वाद में प्रतिवाद के बीच निहित होता है। जब होना, अस्तित्व और ना होना परस्पर दोनों मिलते हैं तो संवाद बन जाता है। हीगल का जो मानना है वो संसार की जड़ व चेतन सभी पदार्थों में यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि गेहूं का दाना बाध्य होता है, उसके खेत में बोने से उसका जो अंकुरित होता है उसे प्रतिवाद कहेंगे, और पौधे के रूप में विकसित होने की तीसरी दशा को हीगल संवाद कहते हैं। यह प्रथम दोनों से उत्कृष्ट है। गेहूं का दाना बाद है, संवाद दानों का उत्पन्न होना, और इसी तरह यह प्रक्रिया जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होती है। दोस्तों, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को एक बार सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। हीगल राज्य को एक जड़ वस्तु नहीं मानते हैं बल्कि एक विकसित संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है। विकास की इस प्रक्रिया में जो निम्न कोटि, जो छोटे स्तर की वस्तु हैं, वो उच्च कोटि की वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती है और पूर्णता प्राप्त कर लेती है। इसी विकासवादी प्रक्रिया को हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया है। तो हीगल राज्य को जड़ वस्तु ना मानकर विकसित संस्था मानते हैं, और हीगल के अनुसार राज्य का अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर होता है। इस विकासवादी प्रक्रिया में जो निम्न कोटि की वस्तु हैं वो उच्च कोटि की वस्तुओं में परिवर्तित होकर पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं। हीगल ने इसे ही द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया है। हीगल इस प्रणाली को विकास के क्षेत्र में लागू करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप वाद होता है। कोई वस्तु हो उसका मौलिक रूप पहले क्या होगा, वाद। विकासवाद के अनुसार जब वह बढ़ता है, इसका कालांतर में यानी समय आने पर इसका मौलिक रूप बिल्कुल विपरीत हो जाता है और वह प्रतिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका दूसरा रूप भी बन जाता है प्रतिवाद। जैसे जैसे और ज़्यादा समय बीतेगा, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार यह मौलिक रूप, विपरीत रूप दोनों आपस में संघर्ष होता है, इन दोनों के बीच संघर्ष होता है, और इन दोनों के मेल से वस्तुओं का एक नया रूप जिसे संवाद कहते हैं वह बन जाता है। यह समन्वित रूप थोड़े दिनों में फिर ग्रहण कर लेता है और इसी प्रक्रिया निरंतर आवृत्ति चलती रहती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, जो हीगल ने जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो थ्योरी दी है, यानी द्वंद्वात्मक प्रतिवाद की जो थ्योरी दी है, वो जीवन के हर एक वस्तु, संसार की हर एक वस्तु पदार्थों में लागू होती है। पहली विशेषता में ये आ जाएगा। दूसरा संघर्ष के विकास का निर्धारक है। हीगल मानता है कि प्रकृति का विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं के संघर्ष या दंड का परिणाम होता है। हीगल कहते हैं कि प्रकृति का विकास तभी होता है जब दो वस्तुओं में विरोध होता है, संघर्ष की स्थिति बनती है। यह विकास तेरी मेरी रेखाओं के माध्यम से होता है। हीगल ने कहा है कि मानव सभ्यता का विकास एक सीधी रेखा से ऊपर न होकर तेरी मेरी रेखा के रूप में होता है। थर्ड विशेषता होगी सत्य की खोज के तरीका। हीगल का कहना है कि किसी वस्तु की वास्तविक स्वरूप का पता उसकी दूसरी वस्तु के साथ तुलना करने से लगाया जाता है। किसी वास्तविक स्वरूप की खोज द्वंद्वात्मक द्वारा ही की जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस ब्रह्मांड में एक सार्वभौमिक आत्मा अस्तित्व है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का ही साकार रूप है। इस संसार में जो वास्तविक है वही विवेकमय है और जो विवेकमय है वही वास्तविक है। प्रत्येक विचार में उसका सार निहित रहता है। जो अब हम बात करते हैं हीगल के द्वंद्ववाद की आलोचना। पहली आलोचना होगी अस्पष्टता। हीगल ने द्वंद्ववाद के विचार में निरपेक्ष भाव, नागरिक समाज, पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। हीगल कहते हैं कि जो राज्य है वो ईश्वर का अवतार है धरती पर। ऐसे शब्दों का हीगल ने प्रयोग किया है। हीगल ने धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र आदि में परिवर्तन का कारण विचार में प्रगति को माना। हीगल कहते हैं कि धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र में सभी में जो परिवर्तन का कारण होता है वो विचार में परिवर्तन।
विज्ञान दर्शन में जो भी नए नए परिवर्तन होते हैं उनका कारण विचारों की विरोध से ही नहीं होता, अन्य कारण भी होते हैं। मतलब कई विचारक कहते हैं कि कोई भी वस्तु में संघर्ष यानी कोई दो वस्तु में संघर्ष होने से ही जरूरी नहीं है कि नई वस्तु का निर्माण हो। हीगल ने जिन अवधारणाओं को द्वंद्ववाद में प्रयोग किया वह अस्पष्ट हैं, उनका अनेक अर्थ निकलते हैं। उसका प्रत्येक वस्तु का मूल में छिपा अंतर विरोध का विचार भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि हीगल का द्वंद्ववाद अस्पष्ट है। सेकेंड, इसकी आलोचना की जाती है वैज्ञानिकता का अभाव है। हीगल ने जो विचार दिए द्वंद्वात्मक प्रतीकवाद को लेकर उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक में किसी वस्तु को मनमाने ढंग से बाद प्रतीकवाद माना है, उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हीगल ने कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं दिया। उसने कहा कि कोई वस्तु एक समय में सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। तो वे कहते हैं कि जो बाढ़ होता है वो पूर्णतः सत्य होता है और जो प्रतिवाद होता है वो विपरीत रूप यानी असत्य होता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि कोई वस्तु एक समय में सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। अब जब दोनों में ही संघर्ष होता है तो वह संवाद की स्थिति बन जाती है। हीगल ने जहाँ राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है, वहीं मार्क्स और राज्य को शैतान की संज्ञा दे दी। एक बात एक समय पर सत्य और असत्य दोनों कैसे हो सकती है? कई विचारक इस बात को लेकर हीगल की आलोचना करते हैं। कई आलोचक दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।